हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम अपनी एक नई बुक जिसका कि नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप उसको शुरू करने जा रहे हैं। और उसका पहला चैप्टर जो है वो है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, जिसके अंदर की हमारे को सीखने हैं बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो क्या है ये पार्टनरशिप फर्म के बेसिक्स और किस तरीके से अकाउंटिंग मेंटेन की जाती है पार्टनरशिप फर्म की, ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके, तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। देखिएगा, हमारे पास क्या था, 11th क्लास में एक मिस्टर एक्स होते थे। तो मिस्टर एक्स क्या करते थे, अपना एक सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न चलाते थे। अब मिस्टर एक्स को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कतें कुछ इस तरीके से हैं कि जब वो शॉप पे बैठते हैं या अपने ऑफिस में बैठते हैं तो उनको मार्केट स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ पता नहीं रहता। तो इसके चलते वो कहां गए, वो गए मिस्टर वाई के पास। और मिस्टर वाई को उन्होंने कुछ प्रपोजल दिया। क्या प्रपोजल दिया? प्रपोजल ये दिया कि सर मैं अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहता हूं और आपकी मुझे इसके लिए हेल्प चाहिए। तो मिस्टर वाई ने कहा आपकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है? या फिर मिस्टर वाई उनको बिना टर्म्स एंड कंडीशन के ही अपनी एसेंट दे देंगे। एसेंट का मतलब अपनी स्वीकृति, अपनी हामी दे देंगे। तो अब कहने का मतलब यह है कि मिस्टर एक्स क्या चाहते थे, एक्सपेंशन चाहते थे। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न को चलाते चलाते उनका मैनेजमेंट काफी बिगड़ चुका था। और मैनेजमेंट को बिगड़ता देख करके मिस्टर एक्स जो है वो कुछ परेशान थे और उन्होंने अपने साथ मिस्टर वाई को मिला लिया। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि हमारे पास पार्टनरशिप की जरूरत कब पड़ती है, जब हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। तो इसमें हम किसी और की हेल्प चाहते हैं। तो हमने मिस्टर वाई को अपने साथ में मिला लिया। अब मिस्टर वाई जो हैं कुछ टर्म्स के ऊपर कुछ काम करेंगे मिस्टर एक्स के साथ मिलकर के। तो देखिए, जब भी बिजनेस का एक्सपेंशन होता है तो उस टाइम पे या तो कोई भी फॉर्मेशन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है या फिर होती है पार्टनरशिप फॉर्म के। ओके, यानी कि अगर मैं आपको कहूं, यानी कि अगर मैं आप लोगों को कहूं कि आप मेरे साथ मिल जाइए, तो आप क्या कहेंगे कि सर अगर हम बहुत सारे होंगे तो कंपनी की फॉर्मेशन कर लेंगे, और अगर हम दो चार लोग होंगे तो हम पार्टनरशिप फर्म बना लेंगे। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के अंदर उसकी एक लिमिटेशन होती है कि कुछ एक्सटेंट तक ही हमारे पार्टनर्स हो सकते हैं। तो खैर वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कंपनी को भी हमें पढ़ना है और पार्टनरशिप को भी पढ़ना है, लेकिन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं किसके साथ, पार्टनरशिप के साथ में। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने अभी के लिए चूज कर लिया पार्टनरशिप फर्म को। अच्छा, फर्म का मतलब है ना, हमेशा क्या होता है बेटा, पार्टनरशिप फर्म का कहते हैं। फर्म का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म। बहुत से लोग अपनी कंपनी को भी ना पार्टनरशिप, बहुत से लोग अपनी कंपनी को फर्म का नाम दे देते हैं, लेकिन आज के बाद जब कोई पार्टनरशिप फर्म हो, जब कोई पार्टनरशिप हो, तो आप उसी को फर्म कहिएगा, किसी कंपनी को फर्म मत कह दीजिएगा। ओके, अच्छा, अब होता क्या है, हमारे पास अकाउंटिंग किस तरीके से हम करते हैं, सारे के सारे अकाउंटिंग रूल्स सेम है बच्चों। तो अकाउंटिंग रूल्स आर सेम, अकाउंटिंग रूल्स आर सेम। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आपको यह बोला जाए कि अकाउंटिंग का डेबिट और क्रेडिट बदल गया है। सेम वही 11th क्लास वाला सब कुछ वही चलेगा, वही रियल, नॉमिनल और पर्सनल रूल रहेंगे, वही डेबिट और क्रेडिट रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। बस अब हम कुछ आगे की कहानी के बारे में सोचेंगे। आगे की कहानी किस तरीके से, देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखिए होता क्या था, हम बनाते थे एक ट्रेडिंग अकाउंट, हमने चैप्टर किया था ना। तो हम क्या बनाते थे, एक बनाते थे हम ट्रेडिंग अकाउंट, जिसके अंदर की सारे के सारे फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे और हमारी, या फिर मैं यूं बोलूं कि हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम्स आ जाते थे। तो हमारा क्या आ जाता था सर, यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था। हमारा क्या आ जाता था, ग्रॉस प्रॉफिट। और उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देते थे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम उसको ट्रांसफर कर देते थे। तो हम क्या बोलते थे इसको, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जाता था, यहां पे क्रेडिट साइड पे। ओके, तो हम लिखते थे यहां पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। और इस ग्रॉस प्रॉफिट के बाद में हम क्या करते थे, हम करते थे कुछ इस तरीके से कि यहां पे हम सारे के सारे डेबिट साइड पे सारे के सारे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे। ओके, और यहां अब आ जाता था हमारे पास डेबिट साइड पे क्या, नेट प्रॉफिट। बस अब इसी के आगे चलना है हमें। इसी के आगे चलने के लिए क्या है, अब है हमारे पास में पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर हम किस तरीके से काम करेंगे, ये जो नेट प्रॉफिट थे ना, हम पहले क्या करते थे, कैपिटल में ले जाते थे, और कैपिटल के अंदर ओनर की कैपिटल में इसको हम इंक्लूड कर देते थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम इस नेट प्रॉफिट को लेकर के जाएंगे पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके, तो हम लेकर के जाएंगे इसको कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां से आप देखिएगा, हम क्या करेंगे, इस नेट प्रॉफिट को अगेन हम इधर की तरफ लिख देंगे, नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट में हम इसका करेंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम पता क्या कहते हैं, हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन। तो इसका हमने नाम क्या रख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
यानी कि ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, वर्ड एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बेटा बंटवारा, है ना। तो ये हम अब बंटवारा करने वाले हैं, हम इसको एप्रोप्रिएट करने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं किस तरीके से हम इसको एप्रोप्रिएशन को सीखने की एक कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बता दूं कि जितने भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक्सपेंसेस होते थे ना, उसको हम कहते थे क्या, चार्ज। ओके, देखो अभी हमने किया ना, यहां पे हमने अभी देखा था, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में था, इसको हम क्या कहते थे, एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, एक्सपेंसेस चार्ज्ड, यानी कि हमने इनको चार्ज किया था अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और यहां पे जो हमारे नेट प्रॉफिट आ गए हैं, उन नेट प्रॉफिट्स को हम क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन करेंगे, उनका हम एप्रोप्रिएशन करेंगे, यानी कि अब हम उनका बंटवारा करेंगे अमंग्स अवर पार्टनर्स। तो अब इस तरीके से काम होता है पार्टनरशिप फर्म में कि मान लो एक पर्सन है, कौन पर्सन है, एक पर्सन है मिस्टर एक्स और एक पर्सन है मिस्टर वाई। तो मिस्टर एक्स ने क्या बोला, मिस्टर एक्स ने ये बोला मिस्टर वाई से कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हम भी सैलरी विड्रॉ करें, हर महीने हमें कुछ ना कुछ तो अमाउंट की जरूरत पड़ेगी ना, तो हम क्या करेंगे, हम सैलरी को विड्रॉ करेंगे। तो ये जो सैलरी विड्रॉ की गई है, ये किसने की है, ये की है बच्चों पार्टनर ने। तो पार्टनर का कौन सा अकाउंट है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। लेकिन वहीं अगर हम सैलरी देते हैं स्टाफ को, तो स्टाफ के लिए हमारा कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अच्छा सर, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पार्टनर्स शुड बी रिकॉर्डेड इन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू स्टाफ शुड बी रिकॉर्डेड इन पी एंड एल अकाउंट। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस को हम चार्ज मानेंगे और कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर एप्रोप्रिएशन मानेंगे। अब क्या है ये ट्रांजैक्शंस, ये थोड़ी देर में हम सीखेंगे। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि हम जितनी भी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी, उनको कहां रिकॉर्ड करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा सर, अब आगे चलते हैं। देखिएगा बच्चों, होता क्या है, होता कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास में कुछ पार्टनरशिप डीड होती है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड किस तरीके से काम करती है ये, और पार्टनरशिप डीड की क्या रेलेवेंस है, ये हमारे को बहुत अच्छे से सीखना है। देखो मैं समझाता हूं आप लोगों को। देखिएगा कि जैसे हमारे पास में एक पार्टनरशिप फर्म होती है, देखिए हमारे पास एक पार्टनरशिप फर्म होती है, इसके अंदर दो तरीके से काम होता है। क्या काम होता है, या तो डीड होगी विद डीड और विदाउट डीड। अब डीड क्या है, डीड होती है बच्चों जिसके के अंदर हम लोग आपस में साठ गांठ करके कुछ चीजें रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये लिख लिया अपनी डीड के अंदर कि हमें सैलरी विड्रॉ करनी है, कितने की, 5,000 पर मंथ की या 50,000 पर मंथ की, एज द केस में भी। तो इस चीज को हम स्पेसिफिकली कहां लिख देंगे, अपनी डीड के अंदर लिख देंगे। डीड के अंदर लिखने का फायदा क्या होता है, डीड के अंदर लिखने का फायदा ये होता है कि अगर हम दोनों ने डीड के अंदर कुछ चीज लिख दी है ना, तो दूसरा बंदा उस चीज को मना नहीं कर सकता। यानी कि डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके के अंदर हम हमेशा इस चीज को लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या अपनी शर्तें रखी थी। तो सर इसका मतलब डीड जो होती है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है। रिटन डॉक्यूमेंट जनरली होता है, वैसे डीड ओरल भी हो सकती है। ओके, तो हम ये कह रहे थे कि पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर हमारे पास दो तरीके से काम होता है, या तो विद डीड या फिर विदाउट डीड। अब अगर मान लो हमारे पास में डीड ना हो, तो क्या इसके एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ये हमारे को देखना है। सबसे पहले तो मैं उठाता हूं कि अगर मेरे पास में डीड नहीं है, तो मेरी जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी, वो प्रॉफिट शेयरिंग होगी मेरी इक्वल। यानी कि कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सब कुछ क्या होगा जी, इक्वली बटेगा दोनों पार्टनर्स के अंदर। इसका मतलब हमने सर ये फर्स्ट रूल अपने माइंड में सेट कर लिया। सोचने वाली बात है ना। देखिए अगर मैंने और आपने पहले से कुछ तय नहीं किया, तो जो भी होगा वो क्या होगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। बस एक यही रूल आप दिमाग में रखिएगा, बाकी सारे पॉइंट्स को हम बहुत इजी तरीके से याद कर पाएंगे। तो अब आप लोगों ने सुना होगा 11th क्लास के अंदर क्या हमारे पास होता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि हमने जितनी भी कैपिटल इन्वेस्ट की है उसके ऊपर हमारे को कुछ इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए। अगर डीड में कुछ नहीं लिखा इसके बारे में, क्योंकि डीड ही नहीं है, तो डीड ही नहीं है तो इसके बारे में कुछ लिखा कहां से होगा। तो सर अगर हमने इस बारे में पहले से कुछ तय नहीं किया था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल नहीं मिलेगा, नॉट एप्लीकेबल। और तीसरी चीज है हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मतलब क्या है कि हमने अगर अपना पैसा कुछ विड्रॉ कर लिया था अपने बिजनेस में से, तो उसके ऊपर बिजनेस क्या लगा देता है, कुछ पेनल्टी लगा देता है। यानी कि बिजनेस रिस्ट्रिक्ट करता है हमें कि हम अपनी कैपिटल को डिसइन्वेस्ट ना करें, तो इसके लिए वो हमसे पेनल्टी वाइज क्या लगा देता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
तो अगर डीड में ना लिखा गया हो या फिर डीड ना हो हमारे पास, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज नहीं किया जा सकता, नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद में है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अब ये क्या होता है सर, ध्यान से समझते हैं पहले कि ये होता क्या है। मैं क्या करता हूं, पेन की बिल्कुल कैप लगा देता हूं। अब मैं यहां पे कुछ नहीं लिखने वाला, अब हम सिर्फ समझने वाले हैं। ओके, तो समझते हैं अपने पास में। सबसे पहले ये होता क्या है, ऐसा होता है बच्चों कि हमारे पास में हमने क्या किया, कुछ कैपिटल इन्वेस्ट की। अब जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट की है ना, वो तो हमारा धर्म था, हमारा फर्ज था कि हमें उस कैपिटल को लगाना ही था, वरना काम कैसे चलेगा। लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे कुछ वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ी। अब जब मुझे वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ी, तो हम दोनों पार्टनर में से एक पार्टनर ने क्या किया, मुझे कुछ लोन दे दिया, मुझे मतलब पार्टनरशिप फर्म को लोन दे दिया, फॉर द टाइम बीइंग लोन दे दिया। अब आप इसको ये सोच सकते हैं कि सर कैपिटल भी तो पार्टनर ने ही लगाई थी, तो लोन भी पार्टनर ने ही लगाया है, तो क्यों ना दोनों को मर्ज कर दें। बिल्कुल ये गलती मत करना। पार्टनर का लोन जो है वो एक अलग चीज है और कैपिटल जो है वो एक अलग चीज है। कैपिटल लगाना उसकी एक फर्ज था, लेकिन अमाउंट एडवांस देना या फिर लोन देना ये उसके लिए कोई कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं था। तो इसके लिए बोला जाता है, इसके लिए रूल क्या कहा जाता है कि अगर मान लो हमने ही अपनी पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन दिया है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो 6% पर एनम के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म को देना होगा। किसको देना होगा, पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनर को देना होगा। तो इसका रूल हमने याद किया क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 6% पर एनम। ओके, अब पार्टनर अगर किसी तरीके से किसी सैलरी की डिमांड करे, ठीक है जी, सैलरी या फिर बोनस या फिर रेमुनरेशन ऐसी डिमांड करे, तो ऐसी डिमांड को हम सिरे से खारिज कर देते हैं, बिल्कुल नहीं मिलेगी, नॉट एप्लीकेबल। ओके, तो ये हमने देखा, ये हमारे पास में कुछ 5 पॉइंट्स थे। आप इन 5 पॉइंट्स को अपने माइंड में रिटेन कर लीजिए, ये फंडामेंटल के अंदर जरूर पूछे जाते हैं और इसके बिना फंडामेंटल पूरा चलता भी नहीं है। सिंपल है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, प्रॉफिट इक्वली शेयर किए जाएंगे और जो चीजें नॉट एप्लीकेबल है उनके बारे में हम सोचे ही क्यों। यानी कि कोई अगर हमसे पूछे कि पार्टनरशिप फर्म में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा क्या, तो हम क्या बोलेंगे, डीड बनाई थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा क्या, डीड बनाई थी। लोन दिया है हमने तो उसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन है, कितने परसेंट, 6% पर एनम, सिंपल। और किसी भी तरीके की कोई भी सैलरी, बोनस या रेम्युनरेशन पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। सिंपल सी बात है कि अगर आपको ये सब चीजें चाहिए, बोनस, सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन चाहिए, तो आपको फिर इसको पार्टनरशिप डीड बना करके उसके अंदर लिख लेना चाहिए था। ओके, अच्छा जी, अब सेम पॉइंट हम करते हैं, सेम पॉइंट हम करते हैं किसके अंदर, विद डीड वाले कॉलम के अंदर। तो मैं अब क्या करता हूं, अगर मान लीजिए प्रॉफिट की शेयरिंग है, तो जैसा भी डीड में लिखा हुआ है, एज इन डीड। ओके, ये पॉइंट किससे रिलेटेड है, अगर हमने डीड मेंटेन की है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको कहता हूं कि ए और बी ने अपनी जो रेशो लिखी वो लिखी 3:2, तो ये लिखा हुआ था ना, लिखा हुआ था तो डीड के हिसाब से मिलेगा। ओके, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था तो जितना भी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा या फिर डीड के अंदर गिवन होगा, क्वेश्चन मेरे मुंह से निकल गया, डीड के अंदर गिवन होगा तो वो डीड के अंदर एज इन डीड या फिर एज पर डीड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एज पर डीड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एज पर डीड, वैसे जनरली ये 6% होता है, और सैलरी, बोनस और रेमुनरेशन एज पर डीड। यानी कि ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है। और सिंपल क्यों नहीं होगा, हमने अगर डीड मेंटेन की है तो सिंपल सी बात है, हम डीड के हिसाब से ही चलेंगे ना, तो सब कुछ डीड के हिसाब से चलने वाला है। ओके, और अगर डीड नहीं होगी तो ये रूल्स हमने याद कर लिए, कितना सिंपल है। तो देखिएगा, अब मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाने वाला हूं। देखिए मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में है ये बुक, जो कि आप लोगों के स्कूल में भी लगवाई जाती है और इसका नाम है टीएस गिरेवाल। टीएस गिरेवाल की बुक जो है हम फॉलो करने वाले हैं। देखिएगा ये कैसी लगती है देखने में, ये हमारा नया एडिशन है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाता हूं, देखिएगा। तो ये 2019 का नया एडिशन है हमारा और हम इसी बुक को क्या करने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, हमारे पास में दिया हुआ है क्या, इलिस्ट्रेशन नंबर 1। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 के अंदर हमें क्वेश्चन एक प्रैक्टिस करना है, जो कि हमने अभी अभी सीखा है ना। क्या सीखा है हमने, हमने सीखा ये है कि हमारे पास अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या इफेक्ट होंगे। अब इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी आपके यूटीज के अंदर या फिर एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। इसको आप थ्योरी समझ के मत पढ़िएगा बिल्कुल भी, तो आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारे पास में दिया हुआ है क्या कि अमरीश, ललित और चारू 3 पार्टनर हैं एक फर्म में, दे डोंट हैव पार्टनरशिप डीड, उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं थी। तो अब क्या क्या लिखा हुआ है यहां पे, फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। लिखा हुआ है अमरीश हु हैज कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर
demands interest on capital at the rate 10% per annum. Okay, but Lalit and Charu do not agree with him. तो देखो अब क्या हुआ, कहते हैं जैसे आप लोगों की आदत थी ना, मेरा बैट है पहले मैं बैटिंग करूंगा, ठीक उसी तरीके से यहां पे ये अमरीश जी क्या कह रहे हैं, अमरीश जी ये कह रहे हैं कि मैंने ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट की है तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। अब आप बताइए हमने अभी क्या सीखा है, क्या इनकी डिमांड जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है? नो, एब्सोल्युटली नॉट, हम बिल्कुल नहीं देंगे। तो अमरीश को 10% कैपिटल क्या कुछ भी नहीं मिलेगा, 10% ऑफ कैपिटल एज अ इंटरेस्ट तो क्या कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट का आंसर आपके सामने है, देखिए यहां पे लिखा भी हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट पेएबल टू एनी पार्टनर, देयरफॉर अमरीश विल नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिल्कुल नहीं मिलेगा उनको। ओके, अब पढ़ते हैं बच्चों सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, Lalit has devoted his full time in business and demands a salary of 5,000 per month, but Amrish and Charu do not agree with him. अब ललित भाई साहब की भी एक बात सुनो। ललित भाई साहब क्या कहते हैं? ललित भाई साहब ये कहते हैं कि मैंने अपना मैक्सिमम टाइम यहां पे बिजनेस में डिवोट किया है, तो इसके लिए मुझे अलग से सैलरी मिलनी चाहिए। तो सर अगर आपको सैलरी चाहिए थी तो इस चीज की डिमांड आपको पहले रखनी चाहिए थी। तो हमारी पार्टनरशिप फर्म तो आपको काम करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सैलरी नहीं देगी, यानी कि कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो यहां पे हम ललित जी को भी क्या करने वाले हैं, रिफ्यूज करने वाले हैं। तो देखिएगा यहां पे सेकंड के आंसर में क्या लिखा हुआ है, रेम्युनरेशन इज नॉट पेएबल टू एनी पार्टनर, देयरफॉर ललित विल नॉट गेट द सैलरी। अभी हमने पढ़ा था ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। चारू डिमांड, अब चारू जी की बारी है, सुनिए इनकी, ये भी क्या कुछ कह रही है, क्या कह रही है चारू? चारू डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 50,000 एडवांस बाय हर एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम। अब इनकी बात भी सुन लेते हैं। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला कि ऐसा है, मैंने एडवांस दिया है, मैंने कुछ लोन दिया है फर्म को। बिल्कुल सही बात है, इसके प्रोविजन हमारे पास में है, ठीक बात है। तो इसके लिए कुछ प्रोविजन है हमारे पास में, आपने लोन दिया है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन ये कहती है मार्केट रेट, यानी कि अगर आप एसबीआई से लेने जाएंगे, पीएनबी से लेने जाएंगे, एबीएन एमरो से लेने जाएंगे, तो आपको लोन का रेट कितना देना पड़ेगा, इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? आपको 12% देना पड़ेगा, यही मार्केट रेट है। तो हमने बोला कुछ भी हो मार्केट रेट, सिंपल सी बात यह है कि हम आपको 6% से ज्यादा नहीं देने वाले। तो देखिएगा इसके आंसर में हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एट द रेट 6% पर एनम, therefore चारू will get interest of rupees 3,000, that is 50,000 का 6%। ओके, अच्छा बच्चों यहां पे ना एक पॉइंट है, यहां ना क्या होता है, कभी कभी ना क्वेश्चन के अंदर डेट दी हुई होती है कि कब से उसने लोन दिया था, तो आप फिर इसको मंथ के हिसाब से ही फॉलो कीजिएगा। ओके, जैसे मान लीजिए यहां पे अगर जुलाई के महीने में लोन दिया होता तो हम इस अमाउंट को क्या कर देते, 9/12 कर देते। ओके, तो आई होप इतनी कैलकुलेशन तो आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात। चलिए अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है अमरीश हैज ड्रॉन रुपीज 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज, यानी कि इन्होंने क्या किया, ड्राइंग की। ललित एंड चारू डिमांड दैट इंटरेस्ट शुड बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। अमरीश जी ने क्या किया, कुछ ड्राइंग्स की। अब जो इन्होंने ड्राइंग्स की हैं उन ड्राइंग्स के ऊपर बाकी दो पार्टनर क्या कह रहे थे कि हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। तो बच्चों हमारे इसके प्रोविजन क्या कहते हैं, इस काम के लिए हमारे प्रोविजन क्या कहते हैं कि अगर आपको ड्राइंग्स के ऊपर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करना था तो इस चीज को आपको पहले से ही स्पेसिफाई करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि डीड नहीं है तो आपसे किसी भी तरीके का ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जा सकता। तो देखिएगा इसके आंसर के अंदर क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल नॉट बी चार्ज्ड। अमरीश जी से ये पैसा नहीं लिया जा सकता। ओके, तो अब एक लास्ट पॉइंट है हमारे पास में, क्या है, प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम अमाउंटेड टू रुपीज 50,000, यानी कि हमारा प्रॉफिट कितना था, 50,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस। अमरीश डिमांड शेयर द प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि अमरीश जी ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा कैपिटल लगाई थी। फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा था ना, तो वो क्या चाह रहे थे कि उनको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिले, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करते हैं, जिसने जितनी कैपिटल लगाई थी ना उसके हिसाब से हम इंटरेस्ट उसको दे देते हैं। तो सिंपल सी बात है जी, जितना इंटरेस्ट नहीं, प्रॉफिट उसके हिसाब से दे देते हैं हम उसको, ठीक है। तो वो क्या चाह रहे थे कि जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो कैपिटल की रेशो में हो। लेकिन हमने क्या बोला था, सबसे पहला पॉइंट हमने यही तो पढ़ा था कि अगर किसी पर्सन की डीड नहीं है या फिर डीड है और उसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ तो प्रॉफिट क्या होते हैं जी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो अमरीश जी की ऐसी डिमांड जो है वो बिल्कुल इररिलेवेंट है। तो देखिएगा इसके आंसर में क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन चारूज लोन दैट इज 47,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो 50,000 रुपीज का हमारा प्रॉफिट था, ये असल में 50,000 रुपीज का प्रॉफिट नहीं है। ये हमारा 50,000 का प्रॉफिट क्यों नहीं है, आइए इस चीज को भी समझते हैं। देखिएगा बच्चों, हमने अभी एक पॉइंट देखा और अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी कैलकुलेशन करने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हम क्या बनाते हैं, एक बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, हम बनाते हैं एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब एक बात बताइए, अगर हम
जिस पर्सन से हमने, पार्टनर से हमने लोन लिया है, उससे हम अगर लोन ना लेते तो हमारी रिक्वायरमेंट तो बनी रहती, तो हम कहां से लेते? पंजाब नेशनल बैंक से ले लेते, एसबीआई से ले लेते, कहीं से भी ले लेते, और ये जो इंटरेस्ट होता वो हमें पे करना ही पड़ता, ये हमें पे करना ही पड़ता, कंपलसरी है। तो कंपलसरी जो हमारे जितने भी खर्चे होते हैं, चाहे हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो बैंक हमारे को छोड़ थोड़ी ना देगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको क्या चार्ज मानते हैं। तो इंटरेस्ट, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये कहां पे आएगा? ये आएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएगा। अब आप मेरे से ये कहेंगे, सर मिल तो ये पार्टनर को ही रहा है ना? नहीं बेटा, ये इंटरेस्ट अगर पार्टनर को नहीं मिल रहा होता तो बैंक को मिल रहा होता, यानी कि इसका सब्स्टिट्यूट है। लेकिन कैपिटल में हम ऐसा नहीं सोच सकते, क्योंकि पार्टनर को कैपिटल तो लेकर के ही आनी पड़ेगी। तो हम क्या कहते हैं जी, हमारा जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है ना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये कहां आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वो अमाउंट है जो हमें कंपलसरी पे करना ही पड़ेगा, वेदर वी आर इन प्रॉफिट और इन लॉसेस। बात समझ में आई आप लोगों को? तो अब जितना भी हमारा प्रॉफिट होगा, देखो अब नेट प्रॉफिट कितने आ जाएंगे। अब देखो, जब होता क्या है, सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि जब हमारे पास में 50,000 के प्रॉफिट्स थे और हमारी एक्सपेंडिचर साइड बढ़ गई, इंक्रीज हो गई हमारी एक्सपेंडिचर साइड, तो हमने पहले भी पढ़ा है इस चीज को, इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं ना, ये चीज हमने पढ़ी हुई है पहले कि जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो इनकम क्या हो जाती है? कम हो जाती है ना? इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना। तो अब मेरे जो 50,000 के हमारे जो एक्सपेंसेस थे, वो एक अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस की वजह से घट करके कितने हो जाएंगे? 47,000 हो जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर कितना बन रहा था? 3,000 रुपीज बन रहा था। तो जो हमारे 50,000 रुपीज के नेट प्रॉफिट थे, वो लेस होकर के कितने हो जाएंगे? 47,000 हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे इसको? अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लेकर के जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, हम इसको लेकर के जाएंगे। कितने को? हम यहां पे लिखेंगे कितना? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना? 47,000। और अब जो बंटवारा होगा वो कितने का होगा? 47,000 रुपीज का बंटवारा होगा अमंग्स ऑल पार्टनर्स। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं हम 47,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। ओके, और वो भी किस रेशो में? कैपिटल रेशो में करेंगे क्या? नहीं, इक्वल रेशो में, इक्वली। तो ये 47,000 का 1/3 1/3 और 1/3 किसको मिल जाएगा? तीनों पार्टनर्स को मिल जाएगा, इक्वली मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट के अंदर हमने ये कैलकुलेशन अभी देखी थी। तो बच्चों, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है रेंट पेड टू पार्टनर। एक सेकेंड, तो बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रेंट पेड टू पार्टनर। रेंट पेड टू पार्टनर। ओके, अब ये रेंट पेड टू पार्टनर क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं आराम से। देखिए, होता क्या है, हमारे पास में कभी कभी ना कुछ प्रेमिसेस की जगह की कमी होती है अपना बिजनेस करने के लिए। मान लीजिए हमने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया और बिजनेस के एक्सपेंशन के अंदर हमें एक नई बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट हुई। अब हम सर्च कर रहे हैं, दुनिया जहान में हमने सर्च किया, लेकिन हमारे को कुछ जगह ही नहीं मिल रही। तो हमारा पार्टनर हमें क्या सजेस्ट करता है कि मेरे पास में एक बिल्डिंग पड़ी हुई है, क्यों ना हम उसको यूटिलाइज कर लें। तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छा विचार है। तो अब क्या होगा कि हम पार्टनर को इसके लिए रेंट पे करेंगे। सोचने वाली बात है ना बच्चों, सोचने वाली बात है ना, कि अगर पार्टनर को ये हम रेंट ना दें और हम इस तरीके से कहें कि कोई बात नहीं, हम तो इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करेंगे, आप भी तो इस फर्म के पार्टनर हैं, तो वो कहेगा कि इससे बढ़िया तो ये होता कि मैं ये वाली प्रॉपर्टी, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी किसी और को दे देता, तो मुझे कम से कम रेंट तो मिलता। तो उसका रेंट का नुकसान ना हो, इसके लिए हम क्या देते हैं, उसको कुछ रेंट पे कर देते हैं। अब जो रेंट पे किया, अब सोच करके देखिए, अपने मन से पूछिए आप, जो रेंट पे किया ये कंपलसरी एक्सपेंस था, या फिर हम कह सकते थे कि कोई बात नहीं हम आपको बाद में दे देंगे, या फिर ना भी लेना तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर हम कहीं और रहते या फिर कहीं और काम करते तो हमें उसका रेंट कंपलसरी पे करना होता। और जो चीज कंपलसरी पे करनी है, यानी कि चाहे हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो क्या होती है, हमारी चार्ज होती है। तो ये रेंट पेड टू पार्टनर बच्चों कहां आने वाला है, आपकी खुद इस चीज का आपका मन खुद गवाही देगा कि मैं यहां पे क्या लिखने वाला हूं। मैं यहां लिखने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या आने वाला है हमारा, रेंट पेड टू पार्टनर। तो रेंट पेड टू पार्टनर जो है वो कहां आने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। क्यों? इस वजह से कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉसेज हो, हमें ये रेंट बियर करना ही होगा। ये जस्ट बिकॉज पार्टनर को मिल रहा है तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो चीजें कंपल्सरी हमें पे करनी होती है उसको हम क्या कहते हैं, चार्ज। और चार्ज कहां आते हैं जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और एप्रोप्रिएशन कहां आती है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो दो चीजें हमने अभी सीखी, क्या? एक तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कंपल्सरी हमें पे करना ही होगा, और दूसरा क्या,
रेंट पेड टू पार्टनर। अच्छा सर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी, एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिवाइज करा दूं इस बात को, कि जितने भी ऐसे खर्चे होंगे जो कंपलसरी हमें पे करने हैं, यानी कि हम पार्टनर को ये तो नहीं कह सकते ना कि कोई बात नहीं इस साल मत लेना, अगले साल ले लेना, या हम आपको नहीं देंगे। तो जो चीजें कंपलसरी पे करनी है वो हमारे पास कहां आएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगी। अब आप ऐसा मत सोच लेना कि सैलरी जो है वो कंपलसरी पे करनी ही जरूरी है, वो डीड के अंदर है। नहीं, वो डीड के अंदर है तो सोचने वाली बात है, डीड किसके लिए बनी है? पार्टनर्स के लिए तो बनी है। तो इन केस ऑफ लॉसेस, अगर किसी तरीके की कोई लॉसेस होते हैं तो हम पार्टनर को ये कह सकते हैं कि आप इस साल की सैलरी छोड़ दो, लेकिन हम किसी पार्टनर को यह नहीं कह सकते कि आप अपना रेंट छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जो रेंट आ रहा था ना, वो रेंट उसके पर्सनल बिल्डिंग पे आ रहा था, और जो उसने लोन दिया था वो उसका पर्सनल लोन था, यानी कि उसने अपने पर्सनल पैसे में से हमें लोन दिया था। तो वो जो उसने पर्सनल पैसे में से लोन दिया था ना, उसके ऊपर कंपल्सरली हमारे को इंटरेस्ट पे करना ही होगा। तो सर आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, मैं यहां पे दोनों चीजें लिख देता हूं, रेंट पेड टू पार्टनर भी, और साथ में क्या? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, ये दोनों कंपलसरी हैं, पे करने ही करने हैं। तो कहां आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, और इनके बाद में जो भी अमाउंट बचेगा उसको हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लेकर के जाएंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं क्या? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये वाले प्रॉफिट जो हैं वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएंगे। ओके, तो देखिएगा, अब थोड़ा सा और बढ़ाते हैं आगे अपनी क्लास को। ठीक है, तो देखिएगा कि हमारी ये डीड जब होती है हमारे पास में, तो उस डीड के होने के टाइम पे हम काम किस तरीके से करते हैं। ओके, तो एक छोटा सा एग्जांपल भी हम साथ में बनाएंगे, और साथ में हम उसका उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी देखेंगे। तो देखो बच्चों, हम देखते हैं कि हम किस तरीके से काम करेंगे अगर हमारे पास में कोई पार्टनरशिप फर्म के अंदर डीड दी हुई है। तो देखो, यहां पे मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जांपल सेट किया है। क्या है ये एग्जांपल? कि एक्स और वाई दो पार्टनर थे, जिन लोगों ने आपस में 2,50,000 ईच जो था वो कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स कितने थे हमारे पास? 5 लाख रुपीस के थे, और रिजर्व्स कितने बनाए जाने हैं? 1 लाख रुपीस के बनाए जाने। अब ये रिजर्व क्या होते हैं? रिजर्व का मतलब होता है बच्चों कि बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले अपना कुछ अमाउंट क्या करके रख लेंगे? फ्यूचर के लिए सिक्योर करके रख लेंगे। और अगर पार्टनर्स चाहें, जब उनको रिक्वायरमेंट हो तो वो इन रिजर्व्स को क्या कर सकते हैं? आपस में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो हमने कुछ रिजर्व फ्यूचर के मेंटेनेंस के लिए रख लिए हैं। ठीक है, अब यहां पे डीड में लिखा हुआ है कि सैलरी 50,000 पर एनम दोनों पार्टनर्स को मिलनी है। ठीक है, और कमीशन मिलना है एक्स को कितना? 25,000 पर एनम। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, हर पार्टनर को कितना मिलना है? 10% पर एनम। तो 10% पर एनम जितना भी मिलना है वो हम इनको देंगे। अब हम क्या करेंगे? हम इसको एप्रोप्रिएशन में डालेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डालेंगे। सबसे पहले तो देखो हमारे पास अमाउंट कितने हैं? हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स हैं कितने? 5 लाख रुपीस के। अब इस 5 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। अब आप एक बात बताओ कि 5 लाख रुपए को पहले बांट दूं या पहले उसमें से कुछ अमाउंट सिक्योर करके साइड में रख लूं? तो सर अगर कुछ बचाना होता है तो उसको पहले बचाया जाता है ना, बाद में बचे या ना बचे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले रिजर्व्स को अलग कर लेते हैं। रिजर्व में हमें कितना अमाउंट डालना था? 1 लाख रुपीस डालना था। ओके, अब क्या होगा? सैलरी मिलेगी। सैलरी कितने की मिलेगी? हर पार्टनर को सैलरी मिलेगी 50,000 पर एनम ईच। और पार्टनर कितने थे अपने पास? दो पार्टनर थे। तो इसका मतलब सैलरी के नाम पे कितना अमाउंट इन दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है? 1 लाख। और 1 लाख किस तरीके से? 50,000 ईच, यानी कि 50-50। तो 50,000 एक्स को और 50,000 वाई को। ठीक है, अब इसके बाद में ना कमीशन मिलेगी। हमारे पास लिखा था ना अगला पॉइंट, क्या? कमीशन। लेकिन ये कमीशन किसे मिलेगी? ये कमीशन सिर्फ एक्स को मिलेगी। ये कमीशन सिर्फ एक्स को मिलेगी, और वो कितना मिलेगा? 25,000 रुपीज मिलेगा पर एनम। ओके, अब देखो यहां पे हमारे पास में कितना दिया हुआ है? यहां पे हमारे पास में कितना दिया हुआ है? अब अमाउंट कितना आ गया? जो बच गया, सारी चीजें खत्म हो गई। एक चीज बाकी है अभी भी, वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। तो ठीक है, हम इसको भी कंप्यूट कर लेते हैं। हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस की गई थी? 2,50,000 इंट्रोड्यूस की गई थी ना। तो हमने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से कुछ अमाउंट ये भी निकाल लिया। तो 2,50,000 के ऊपर 10% कितना बन जाता है? 25,000। तो 25 दोनों को मिलेगा, तो कितना हमें अमाउंट चाहिए? 50,000 रुपीज। इस 50,000 को हम एक्स और वाई को दे देने वाले हैं कितना? 25,000 और 25,000 में। ठीक है, अब जो रिमेनिंग बच गया है कितना हो गया? देखिए यहां पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 लाख ये, 1 लाख ये, 2 लाख और 2,75,000 टोटल हो गया। तो 2,75,000 हमारे प्रॉफिट्स कितने थे?
5 लाख। अगर मैं 2,75,000 इसमें से निकाल देता हूं तो मेरे पास रिमेनिंग जितना भी बैलेंस आता है, ये देखिए, ये मेरा रिमेनिंग बैलेंस ये पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको अपने पास में रिकॉर्ड करेंगे। ये था हमारा एक छोटा सा डायग्राम। अब हम सीखते हैं कि हमें किस तरीके से इसको देना है या फिर किस तरीके से इसको बनाना है। तो P&L एप्रोप्रिएशन हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। तो बच्चों, हमें क्या करना है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि हम अपना एक नॉर्मल लेजर कोई भी बनाते थे, जैसे कि हम अपना कोई भी अकाउंट बनाते हैं। ऊपर हम लिखेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब हमें क्या करना है, जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स थे उसको कहां लिख देना है, क्रेडिट साइड पे लिख देना है। याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को सिखाया था। तो हम यहां क्या लिख देते हैं, बाय नेट प्रॉफिट्स। और नेट प्रॉफिट्स कहां से आए हैं, ये ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आए हैं सर। ये कितने के डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स थे हमारे पास, 5 लाख के, है ना। तो 5 लाख के हमने अमाउंट यहां पे लिख दिए। अब सबसे पहले तो हमारे को क्या करना था, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना था। तो जितनी भी इसकी एप्रोप्रिएशन है वो कहां आ जाएंगी, डेबिट साइड पे आ जाएंगी। ठीक है, मैं आप लोगों को इसकी जनरल एंट्री भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी हम इसका एक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो हम क्या कर देंगे, इसको डेबिट साइड पे एप्रोप्रिएशंस को करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या निकाल के रखा था, जनरल रिजर्व। तो हमने क्या लिख देना है यहां पे, टू जनरल रिजर्व। कितने का जनरल रिजर्व बनाया था हमने, 1 लाख रुपीस का हमने जनरल रिजर्व मेंटेन किया था। ओके, इसके बाद में हमने कुछ कमिट किया था ना कि हम क्या देने वाले हैं, सैलरी देने वाले हैं हर पार्टनर को। कितना सैलरी देने वाले हैं, दोनों ही पार्टनर को हम एक्स और वाई को हम सैलरी देने वाले थे, कितने, 50,000 हर एक को। तो 50 और 50,000 हमने यहां पे कोट कर दिया और आउटर कॉलम में 1 लाख रुपीस लिख दिया। ठीक है, और क्या था हमारे पास में, हम देने वाले थे क्या, कमीशन। देखिए, हम लोग क्या देने वाले थे, उसको कमीशन देने वाले थे। किसको, एक्स को कमीशन देने वाले थे 25,000 का। तो हमने यहां लिख दिया क्या, टू कमीशन। किसको, एक्स को 25,000 का हमने कमीशन अलग से देना था, कुछ अलग से काम करते होंगे वो। ओके, और फिर हम उनको देने वाले थे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से हम एक्स और वाई को कितना कितना अमाउंट देने वाले थे, 25,000। उनकी कैपिटल थी ना 2,50,000 ईच की, तो 25 यानी कि 50,000 का हम इनको अमाउंट देने वाले थे। अब देखिएगा 5 लाख में से ये सारी चीजें बट चुकी हैं, तो रिमेनिंग क्या बच जाएगा, प्रॉफिट बच जाएगा। तो ये हम क्या दे देंगे, ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट को। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किस किस को जाएगा, ये एक्स को और वाई को। और सर अब हमारे पास में डीड तो थी, लेकिन डीड में शेयरिंग रेशो के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ था। तो हम इक्वली उनको ये डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद में हमारे पास जो अमाउंट आता है वो आता है 2,25,000। यानी कि 2,25,000 हमने क्या कर देने हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। अब 2,25,000 अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो किस रेशियो में करूं, हमने क्या रूल पढ़े थे कि अगर हमारे पास डीड नहीं होती तो हम उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन डीड तो है, तो अब क्या करें। लेकिन सर डीड के अंदर अगर हमारे को शेयरिंग रेशियो नहीं दी हुई तो हम इसको क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर हम इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये हमारे पास में आ जाता है कितना, 1,12,500 ईच। तो हमने ये इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। और लास्ट में हम अपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को 2 लाइनें लगा करके क्या कर देंगे, डेबिट और क्रेडिट पे बंद कर देंगे। तो देखा आपने कितना आसान था ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, बहुत आसान है बच्चों। और आपसे हमेशा ये पूछा भी जाता है कितना आसान था ये। ठीक है, सारी एप्रोप्रिएशन हम करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग कुछ अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे, तो आप नेक्स्ट क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रही होगी। थैंक यू वेरी मच।